चलो हिंदी के पिछले क्लास में हम लोग जो है संधि पढ़े थे और उसमें हम लोग व्यंजन संधि के नियम देख रहे थे, जिसमें हमने 5 नियम पढ़ लिया था। आज हम चालू करेंगे नियम नंबर 6 से। लिखेंगे प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर का मेल छ से हो तो छ का च हो जाता है, छ का च हो जाता है। देखो क्या लिखे हो नियम में कि यदि पहला जो वर्ण है उसमें क्या आता है, स्वर आता है, और दूसरा वर्ण का पहला जो वर्ण है वो क्या आता है, छ आता है, तो आगे में क्या लग जाएगा, च लग जाएगा। च का क्या हो जाता है, आयाम। अच्छा ऐसा लिखे हो क्या, छ का च हो जाता है, ऐसा नहीं। अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर का मेल छ से हो तो च का आयाम हो जाता है, ऐसा लिखो, च का आयाम हो जाता है, मतलब बदलेगा नहीं। देखो पहले समझ लो, परिधन छेद, ऐसा है, परिधन छेद, तो इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ई आ रहा है, और इसका मेल किससे हो रहा है, छ से, तो ये छ का च नहीं होगा, छ का च नहीं होगा, बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा, च का आयाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, परिच्छेद, ऐसा। ठीक है, तो क्या लिखोगे नियम में कि यदि पहले वर्ण का अंतिम वर्ण स्वर हो और उसका मेल किससे हो, छ से हो, तो च का क्या हो जाता है, आयाम हो जाता है, च बीच में आ जाता है। ठीक है, चलो इसी तरह से अनुधन छेद, अनुधन छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। ठीक है, अनुधन छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। विधन छेद, विधन छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद, क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रतिधन छाया, प्रतिधन छाया क्या हो जाएगा, प्रतिच्छाया, प्रतिच्छाया। ठीक है, इसी तरह आधन छादन, आधन छादन क्या हो जाएगा, आच्छादन। ठीक है, तो इस तरह से एक नियम ये होता है व्यंजन संधि में कि यदि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण जो है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है स्वर है और उसका मेल छ से होता है, तो बीच में क्या आ जाता है, च आ जाता है। ठीक है, चलो अगला नियम लिखते हैं। यदि प्रथम पद परि या सम के बाद, यदि प्रथम पद परि या सम के बाद क्री धातु शब्द, क्री धातु शब्द कोष्टक में लिखना क आए, कोष्टक में लिखना क, तो षट्कोण का सा या शक्कर का सा हो जाता है, का आयाम हो जाता है। हाँ, षट्कोण का सा या सरुता के सा का आयाम हो जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं नियम कि यदि जो है पहला पद जो है परि या क्या रहेगा, सम रहेगा, परि या सम रहेगा, और दूसरा पद में क्या रहेगा, क्री धातु रहेगा, यानी क से बना हुआ शब्द का, के, की, ऐसा कुछ रहेगा, क्री धातु वाला शब्द रहेगा, तो षट्कोण का सा और सरुता के सा का क्या हो जाता है, आयाम हो जाता है ना। उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। क्या बोलता है, परिधनकरण, परिधनकरण, ऐसा। देखो पहला शब्द क्या है, परि है, और दूसरे पद में क्या आ रहा है, क्री धातु शब्द का आ रहा है ना। इससे अच्छा और एक समझते हैं, परिधनकृत, ऐसा। ठीक है, ऐसा अगर कोई कहीं भी मेल हो कि पहला पद क्या हो, परि हो, और उसका मेल किससे हो रहा हो,
क्री धातु से हो रहा है, यानी कि का से, की से, की है ना, कु से, ऐसा का वाला शब्द आ रहा है तो बीच में क्या जाएगा, सरकोण का सा आ जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, परिष्करण, और ये क्या हो जाएगा, परिष्कृत, ऐसा। ठीक है, इसी तरह से परिधनकृत क्या हो जाएगा, परिष्कृत, है ना, परिधन कार्य, परिष्कार्य, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो जहां परि रहेगा और का धातु से उसका मेल होगा तो समझ जाना कि बीच में क्या लिखना है, सरकोण का सा। लेकिन यदि सम है, क्या लिखा हुआ है, सम, और उसका मेल हो रहा है किससे, कृ धातु से, है ना, जैसे ये करण, समधन करण, तो ये क्या हो जाएगा, संस्करण, क्या हो जाएगा, संस्करण। ये जो माँ है वो अम की मात्रा में चला जाएगा और बीच में आ जाएगा सरुता का सा, और ये हो जाएगा करण, क्या हो जाएगा, संस्करण। ठीक है, इसी तरह समधनकार, समधनकार क्या हो जाएगा, संस्कार, समधनकार क्या हो जाएगा, संस्कार। समधनकृत, समधनकृत क्या हो जाएगा, संस्कृत, ऐसा। ठीक है, समधनकृत क्या हो जाएगा, संस्कृत। समझ में आया, आगे बढ़े, चलो अगला नियम लिखते हैं। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई या ऊ हो, ई या ऊ हो, हाँ, बड़ा ही छोटा ही, दोनों में से कोई भी, छोटा ही लिख लो, छोटा ही, छोटा ऊ हो, और उसका मेल, और उसका मेल सा से हो, सरोता वाला सा, सा से हो, तो सरोता के सा का, सा लिखो, सा का सरकोण का स हो जाता है, स का स हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या बोल रहे हैं, अभी धन सेक, अभी धन सेक, ऐसा है ना, तो ये देखो छोटा ही आ रहा है, इसका मेल किससे हो रहा है, सा से, तो ये जो किसका सा है, ये किस में बदल जाएगा, सरकोण के सा में बदल जाएगा, और इसी को क्या लिखेंगे, अभिषेक, ऐसा। ठीक है, समझ में आया नियम अब, है ना। तो जहां भी ई आएगा या ऊ आएगा और उसका मेल किससे होगा, सा से, तो जो शक्कर का सा है वो किस में चेंज हो जाएगा, सरकोण के सा में चेंज हो जाएगा। जैसे को लिखते हैं अनुधन संगी, अनुधन संगी, तो ये क्या हो जाएगा, अनुसंगी, लेकिन कौन सा सा रहेगा, सरकोण का सा रहेगा, अनुसंगी। ठीक है, सुधन स्मिता, सुधन स्मिता, सुधन स्मिता, क्या लिखोगे, तो ऐसे लिखते हो नहीं, सुस्मिता, क्या हो जाता है, सरकोण का श हो जाता है जब पूरा सुस्मिता लिखते हैं तो। ठीक है, विधन सम, विधन सम क्या हो जाएगा, हाँ, विषम, तो जब अलग करेंगे तो सरोता वाला सा, लेकिन जब जोड़ते हैं तो कौन सा हो जाता है, षरकोण वाला श हो जाता है। ठीक है, चलो अगला नियम लिखते हैं। चलो, यदि री, रा, री, रा, है ना, इसके अलावा लिखो वो सरकोण का श, का वर्ग, का वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग, यारा लावा, यारा ला, तीन, वा नहीं लिखना, यारा ला के बाद, के बाद ना आए, के बाद ना आए,
तो ना का अड़ा हो जाता है, तो ना का अड़ा हो जाता है। ठीक है, समझे इसको उदाहरण से। देखो क्या बोला हूं कि जहां पर भी आपको जो अंतिम पहला पद का अंतिम वर्ण है वो क्या दिखेगा, रि दिखेगा, र दिखेगा, स दिखेगा, क वर्ग। क वर्ग मतलब क ख ग घ अंगा। ठीक, प वर्ग मतलब प फ ब भ म, ऐसा दिखेगा। और उसका मेल किससे होगा, न से होगा। तो ना को चुपचाप किस में लिख देना, अणा में लिख देना। जैसे परिधन नाम, क्या हो जाएगा, परिधन नाम, परिधन नाम। रा रहा है, रा रहा है, उसका मेल किससे हो रहा है, तो ना को किस में चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा, बस ये है नियम। ठीक है। इसी तरह परिधन, अगला लिखेंगे रि धन न, रि धन न क्या हो जाएगा, ऋण। रि धन न क्या हो जाएगा, ऋण। प्राधन न, प्राधन न क्या हो जाएगा, प्राण। क्या हो जाएगा, प्राण। कृष धन न, कृष धन न क्या हो जाएगा, कृष्ण, है ना। त्रिश धन ना, त्रिश धन ना क्या हो जाएगा, तृष्णा। ठीक है, तो जहां भी पवर्ग स र री ये सब आए और बाद में क्या है, ना आए, तो ना को किस में चेंज कर देना है, अड़ा में चेंज कर देना है। ठीक है, चलो अगला लिखते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे रामायण है ना, रामायण लिखते हैं तो उसका संधि विच्छेद होता है राम धन अयन, राम धन अयन। और इसी को जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रामायण। ठीक है, ये व्यंजन संधि में आता है भैया। यहाँ देखो आ और आ का मेल हो रहा है, आ और आ का मेल हो रहा है, तो दीर्घ में मत देना। ये ना जो है अड़ा में चेंज हो जाता है, इसलिए किस में आता है, व्यंजन संधि में आता है। ठीक है, तो राम धन अयन किस में आता है, रामायण। अपवाद में लिख ले रहे हो इसको। ठीक है, इसी के ठीक है, इसी को बस लिख लो, अपवाद में राम धन अयन क्या हो जाएगा, रामायण। आगे बढ़े, चलो अगला नियम लिखे। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण श हो, षट्कोण का श हो, षट्कोण का श हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ता हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ता हो, तो ता का ट हो जाता है, तो ता का ट हो जाता है। तो ता का ट हो जाता है। द्वितीय पद का प्रथम पद त हो, त हो तो त का ट हो जाता है। जैसे श्रीस धन टी, टी सॉरी श्रीस धन टी, ऐसा है। ठीक है, श्रीस धन टी। अब ये देखो स का मेल किससे हो रहा है, त से हो रहा है, तो ये जो त है वो किस में चेंज हो जाएगा, ट में। और इसको क्या लिखेंगे, सृष्टि लिखेंगे, ऐसा। ठीक है, इसी तरह से आगे लिखेंगे अकृश, अकृश धन त क्या हो जाएगा, आकृष्ट। निकृष धन ट, निकृष धन त क्या हो जाएगा, निकृष्ट, ऐसा। ठीक, लास्ट नियम लिखेंगे व्यंजन संधि का, 11वां है क्या। ठीक है, व्यंजन के बाद कोई स्वर हो, व्यंजन के बाद कोई स्वर हो
व्यंजन के बाद कोई स्वर हो तो वह पूर्ववर्ती व्यंजन की मात्रा बन जाता है। पूर्ववर्ती व्यंजन की मात्रा बन जाता है। समझ में आया कि यदि देखो ये व्यंजन है और इसका मेल जो है किसी स्वर से हो रहा है, समधन इच्छा, ऐसा समधन इच्छा, तो ये जो स्वर है ये इसका क्या बन जाएगा, मात्रा बन जाएगा, और इसी को क्या लिखेंगे, समीक्षा। ठीक है, तो जब भी कोई व्यंजन होता है उस व्यंजन का मेल किसी स्वर से होता है तो ये जो स्वर है वो इस व्यंजन की क्या बन जाती है, मात्रा बन जाती है। जैसे निर्धन उधम, निर्धन उधम क्या हो जाएगा, निरुधम। ठीक, तो इस तरह है ये व्यंजन संधि के क्या नियम। अब बात करते हैं किसका, विसर्ग संधि। किसकी बात करते हैं, विसर्ग संधि की बात करते हैं। तो विसर्ग संधि हेडिंग डालिए। लिखेंगे विसर्ग संधि में, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखो, विसर्ग का जो मेल है वो किससे हो सकता है, स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से। जैसे निह धन धन, ये देखो विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, व्यंजन से। निह धन आशा, ऐसा यहां किससे मेल हो रहा है, स्वर से। तो इस तरह का मेल होता है तो वो कौन सा संधि कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो अब हम जानेंगे किसके नियम, विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि के नियम, चलिए लिखे। चलो पहला नियम लिखो, यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो और उसका मेल घोष व्यंजन क्या आता है, घोष व्यंजन में, घोष व्यंजन में 3, 4, 5वां वर्ग है ना, कोष्टक में लिख लो, है ना। क्या क्या आता है, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग, स्वर और या, रा, ला, व, या, रा, ला, व, और एक आता है हा। ऐसा लिख लो कोष्टक में, है ना। किससे होता है, घोष व्यंजन। घोष व्यंजन बोले तो तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग के जितने वर्ण हैं, है ना, जितने स्वर हैं, या, रा, ला, वा है ना। और किससे है, ह से मेल होता है, लिखेंगे से हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, विसर्ग का ऊ हो जाता है
जो अपने पूर्ववर्ती आ या आ से मिलकर ओ हो जाता है, आ या आ से मिलकर ओ हो जाता है। समझ में आया? नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग हो और विसर्ग के पहले क्या हो, आ और आ। कैसे देखो, यहां भी विसर्ग दिख रहा है, यहां भी विसर्ग दिख रहा है, लेकिन विसर्ग के पहले ना है, उसमें किसकी मात्रा है? आ है उसके साथ। लेकिन यहां पर देखो विसर्ग के पहले क्या है? ई है। विसर्ग के पहले क्या है? ई है। तो यही बोला है कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो, आ और आ हो, मतलब ऐसा कंडीशन हो। ठीक है, ऐसा कंडीशन हो और उसका मेल किससे हो? जितने भी घोष व्यंजन है, जितने भी घोष व्यंजन है, घोष व्यंजन बोले घोष वर्ण, क्या बोलेंगे? घोष वर्ण, है ना। तो कौन घोष वर्ण कौन कौन सा कहलाता है? जितने भी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग के वर्ण है ना, जितने स्वर हैं, या, रा, ला, व है और ह है, ये क्या कहलाता है? घोष व्यंजन कहलाता है। उससे मेल हो, है ना। जैसे कि यहां पर मैं लिख देता हूं रथ, क्या लिख दिया? रथ। तो किससे मेल हो रहा है? र से हो रहा है मेल। तो ये जो विसर्ग है ये क्या हो जाता है? उ। और इस ना के साथ क्या है? आ। इस ना के साथ क्या है? आ। तो यहां पर क्या बचेगा? मन, है ना। तो ये आ और उ मिलकर क्या हो जाता है? ओ। क्या हो जाता है? ओ। तो अब इस ना में किसका मात्रा लगेगा? ओ की मात्रा लगेगा। तो इस तरह ये हो जाता है क्या? मनोरथ। क्या हो जाता है? मनोरथ। समझ में आया कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो? आ या बड़ा आ हो और उसका मेल जो है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग स्वर या, रा, ला, वा और किससे हो रहा हो? हा से हो रहा हो। तो ये जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा? ऊ में। और इस ना के साथ क्या लगा है? आ। तो आ और ऊ किस में बदल जाएंगे? ओ में। और यही ओ जो है अगला जो पूर्ववर्ती व्यंजन है उसका मात्रा बन जाएगा और वो ओ का मात्रा हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगा? मनो और रथ। ठीक है, इसी तरह आगे लिखेंगे मनः धन हर। मनः धन हर क्या लिखेंगे? मनोहर। मनः धन हर क्या हो जाएगा? मनोहर। मनः धन जा, मनः धन जा, ये सही है कि नहीं है? जा कौन सा है? घोष है कि अघोष है? किस वर्ण में आता है? किस वर्ग में आता है? च, छ, जा। तो तीसरा वर्ग का हुआ कि नहीं हुआ? तो सही है नहीं नियम? हाँ। तो देखो विसर्ग के पहले क्या है? आ और आ है और उसका मेल किससे हो रहा है? तीसरे वर्ग के वर्ण से हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? उ। और वो आ से मिलकर क्या हो जाएगा? ओ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? मनोज। ठीक है, अगला उदाहरण लिखेंगे तपः धन बल। तपः धन बल क्या हो जाएगा? तपः धन बल क्या हो जाएगा? तपोबल। तपोबल। ठीक है, इसी तरह आगे लिखेंगे मनः धन विकार। मनः धन विकार क्या हो जाएगा? मनोविकार। मनः धन विकार क्या हो जाएगा? मनोविकार। ठीक है, मनः धन विकार क्या हो जाएगा? मनोविकार। पयः धन धर। पयः धन धर क्या हो जाएगा? पयोधर। यशः धन गान। यशः धन गान क्या हो जाएगा? यशोगान। मनः धन अभिलाषा। मनः धन अभिलाषा मनः धन अभिलाषा क्या हो जाएगा? मनो अभिलाषा। किसी को डाउट है इस नियम में? चलो अगला नियम। यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले
आ और आ को छोड़कर, आ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो और उसका मेल घोष व्यंजन, घोष वर्ण लिखो, घोष वर्ण से हो, घोष वर्ण से हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है, तो विसर्ग रा में बदल जाता है। ठीक, बनाए? चल ये देखो, ये है निह, तो विसर्ग के पहले आ को छोड़कर दूसरा व्यंजन है, दूसरा स्वर है कि नहीं है? क्या लिखो हो? पहला, यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, ऐसा लिखे हो ना। तो विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर क्या है? ई है। ठीक, इसका मेल किससे हो? घोष व्यंजन से। घोष व्यंजन, तो धा घोष व्यंजन में आता है कि नहीं आता है? कि कौन से वर्ग का है ये? ता, था, दा, धा, चौथा वर्ग का है ना, मतलब ये घोष है। तो इसमें ऐसा जब मेल होता है तो ये विसर्ग क्या बन जाता है? तो ये नी विसर्ग रा बन गया, और ये धन, तो ये आधा रा को लिखते हैं क्या? वो तो क्या बन जाता है? मात्रा। तो इसको क्या लिखेंगे? निर्धन। समझ में आया कैसे बना? कि यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई अन्य क्या रहता है? स्वर रहता है, और उसका मेल किससे होता है? घोष व्यंजन से होता है, तो जो विसर्ग है उसका क्या हो जाता है? र हो जाता है। क्लियर है? चलो अगला, निधन आशा, निह धन आशा, क्या हो जाएगा? ये देखो, ये हो गया आधा आ रा, यहां बचा नी, और यहां पर क्या है? आशा। तो ये जो आ है इस रा को क्या कर देगा? बड़ा रा कर देगा, और इस तरह हम इसको क्या लिखेंगे? निराशा। ठीक है, आगे लिखेंगे निधन यात, निधन यात क्या हो जाएगा? निर्यात। ठीक है, अभी तक खाली रट्टा मारते थे, बनता कैसे था वो पता ही नहीं था। पता था क्या? नहीं, खाली रट्टा मारते थे, निधन यात, निर्यात, मनः धन बल, मनोबल, ऐसे करते थे नहीं। लेकिन ओ कैसे बना, र कैसे बना, अब समझ में आ गया कि यदि विसर्ग के पहले अगर आ और आ है, विसर्ग के पहले आ और आ है, और उसका मेल घोष व्यंजन से हो रहा है, तो विसर्ग ऊ में हो जाता है, और वो अपने आ से, पूर्ववर्ती आ से मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये पहला नियम। और यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई और स्वर है, और उसका मेल किससे हो रहा है? घोष व्यंजन से हो रहा है, तो विसर्ग किस में बदल जाता है? र में बदल जाता है। और इसी तरह से ये निधन यात क्या हो गया? निर्यात। ठीक है, इसी धन लिखो, जहां सबको जाना है। कहां जाना है रे सबको? रे स्वधन का कहां जाना है? स्वर्ग। सब स्वर्ग जाते हैं कि नरक जाते हैं? हैं? कैसे दिव्या, स्वर्ग जाते हैं कि नरक जाते हैं? बता। हाँ, अब तुम कैसनो कर्म करो, अब मैं तुमको स्वर्ग भेजने की गारंटी देता हूं। स्टाम्प पेपर में लिखवा भी ले सकते हो भाई, ऐसे तुम चले जाओगे रहोगे। किसी दूसरे व्यक्ति को, चलो कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको तुम बोल रहे हो कि वो पाप करता है, लेकिन उसको कहाँ भेजना है? स्वर्ग। उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ, वो पुरानी स्टूडेंट है ना, वो जानती है। कोई भी आदमी जिसकी मृत्यु होता है, तो भारत सरकार जो उसका क्या देता है? मृत्यु प्रमाण पत्र देता है। उसमें क्या लिखाता है? स्वर्गीय दुलारू राम, स्वर्गीय समारू राम, बुधारू राम, ऐसे लिखाता है कि नहीं लिखाता? तो कहाँ गया है वो? तभी तो लिखा गया नहीं स्वर्गीय। बाकायदा भारत सरकार का थप्पा मार के है कि वो कहाँ गया है? स्वर्ग है, तभी लिखा है स्वर्गीय। इसलिए कर्म पे डिपेंड मत करो, भारत सरकार तुमको कहाँ भेजता है? स्वर्ग है ना। हाँ, तो स्वधन का क्या हो जाएगा? स्वर्ग। स्वधन क्या क्या हो जाएगा? स्वर्ग। ठीक है, अंतः धन
धान, अंतर्धन धान क्या हो जाएगा? अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं रहे, अंतर्धान। ये इसी में आएगा, है इसी में आएगा ये दोनों। ये अपवाद है। कैसे अपवाद है बताओ? ये दोनों अपवाद हैं। ये दोनों जो है फर्स्ट नियम से हैं। फर्स्ट नियम से पहले नियम में क्या लिखे हो कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो, आ और आ हो, तो ये ओ हो जाना चाहिए था, है ना। ये क्या होना चाहिए था? क्या स्वर्ग के जगह सवोग होना था, है ना, सवोग होना था। लेकिन ये अपवाद है कि विसर्ग के पहले क्या होता है? आ और आ होता है, तो वो ओ के जगह क्या बन गया? रा बन गया। ये दोनों जगह, ठीक है। तो ये दोनों अपवाद है भैया, है ना। पहले नियम के अनुसार इसको ओ होना चाहिए था, लेकिन ये दूसरे नियम में क्या आ जाता है और विसर्ग का क्या बन जाता है? रा बन जाता है। तो ये दो ठो क्या है आपका? अपवाद है ना। इसके अलावा एक और अपवाद है पुनः धन गठन। पुनः धन गठन, इन तीनों को एक साथ लिख लो और इसको क्या लिखेंगे? पुनर्गठन। पुनर्गठन ऐसे लिखाएगा कि पुनर्गठन ऐसे लिखाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे वाला ना। हाँ ठीक, पुनर्गठन, ठीक है। आगे बढ़े, इसके और कुछ उदाहरण लिखें। चलो दुह धन बल। दुह धन बल क्या हो जाएगा? दुर्बल। देखो ये आया नियम में, ये आ गया ना नियम में। आ को छोड़कर दूसरा स्वर है और उसका मेल जो है किससे हो रहा है? घोष वर्ण से हो रहा है, तो वो किस में बदल गया? रा में बदल गया। इसी तरह लिखो पुनः धन जन्म। अच्छा ये भी अपवाद में आएगा क्या? हाँ, पुनः धन जन्म ये भी अपवाद में आएगा। पुनः धन जन्म, इसको भी अपवाद में लिखो। पुनः धन जन्म क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म अपवाद में आएगा, ठीक है। इसी तरह लिखो बहिधन अंग। बहिधन अंग क्या हो जाएगा? बही रंग। निधन आधार। निधन आधार क्या हो जाएगा? निराधार। चलो आगे बढ़ें। आपने दो नियम देखे। दो नियम में ये था कि यदि विसर्ग के पहले क्या आता हो? आ और आ आता हो और उसका मेल किससे हो? घोष से, तो वो उ और आ से मिलकर क्या हो जाता था? ओ हो जाता था, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम हमने देखा कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो? आ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और उसका मेल किससे हो? घोष वर्ण से हो, तो वो रा में चेंज हो जाता था। अब तीसरा नियम, यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और उसका मेल अघोष व्यंजन, उसका मेल अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में क्या क्या जाएगा? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। इसके अलावा क्या आएगा? सा, श और श। शक्कर का सा, सरोतक सा और षड़कोण का सा, ये तीनों सा आएंगे, ठीक है। अघोष व्यंजन से हो तो श, श और श में बदल जाते हैं, में बदल जाते हैं। तो विसर्ग क्या लिखे हो? क्या लिखे पूरा नियम? यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, उसका मेल अघोष व्यंजन, अघोष वर्ण से हो, अघोष
वर्ण से हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है? श में बदल जाता है ना। सरुता का सा, सरकोण का सा या शक्कर के सा में बदल जाता है। जैसे यदि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग बोल रहे हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहला वर्ग दूसरा वर्ग मतलब का खा है ना, उसके बाद च छ है, उसके बाद ट ठा है ना, पा फा और एक बीच में भूल गए ता था। ये इनसे और ये इससे मेल होता है ना। तो किस में बदल जाएगा? या तो शक्कर के सामने, सरुता के सामने या फिर सरकोण के सामने बदल जाएगा। ठीक है, तो कब किस में बदलेगा? जब च छ और ये सा इससे मेल होगा, च से, छ से और स से, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? सा में। जैसे निह धन चल, निह धन चल, देखो विसर्ग के पहले कोई भी स्वर है, कोई भी स्वर है, और च क्या है? अघोष व्यंजन है। च जो है कैसा है? अघोष व्यंजन। तो ये जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा? सा में। और इसको क्या लिखेंगे? निश्चल, निश्चल। ठीक है, इसी तरह निधन छल क्या हो जाएगा? निश्चल, निश्चल। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे निधन शुल्क, निधन शुल्क। देखो हम लोग हमेशा निःशुल्क ऐसे लिखते हैं, निह धन शुल्क ऐसे लिखते हैं नहीं, ये अलग अलग है, एक साथ है क्या? नहीं है। एक साथ लिखेंगे तब ये लिखाएगा निःशुल्क, ऐसा एक साथ लिखेंगे तो निःशुल्क। निधन शब्द, निधन शब्द क्या हो जाएगा? निःशब्द। दुधन चरित्र क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र, ऐसे लिखते हैं नहीं, दुष्चरित्र। आगे बढ़े। अब सवाल उठता है कि ये सा वाला समझ में आ गया सर, ये सरकोण का सा कब होगा, है ना? सरकोण का सा कब होगा? तो देखो, जब का खा होगा, जब ट ठा होगा, जब प फा होगा और साथ में होगा सा, तब विसर्ग क्या क्या हो जाएगा? शा हो जाएगा। का आएगा, खा आएगा, ट आएगा, ठा आएगा और पा आएगा, फा आएगा और सा आएगा। तो जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा? सॉरी सरकोण ना, सरकोण किस में चेंज हो जाएगा? सरकोण के सामने। सरकोण का सा रहेगा तो सरकोण के सामने चेंज हो जाएगा। जैसे निधन कपट, निधन कपट क्या लिखते हो? निष्कपट, ऐसा होता है नहीं, निष्कपट। निधन कपट क्या हो जाता है? निष्कपट। धनु धन खंड, धनु धन खंड क्या हो जाएगा? धनुष खंड। हाँ, ये आधा श में ही चेंज होता है ना, आधा श में ही चेंज होता है। जो विसर्ग है वो आधा श में ही चेंज होता है, इसलिए वहां पे आधा श हो जाएगा। धनु धन टंकार, धनु धन टंकार क्या हो जाएगा? धनुष टंकार, धनु धन टंकार, धनुष टंकार। निधन पाप, निधन पाप क्या हो जाएगा? निष्पाप। निधन फल, निधन फल क्या हो जाएगा? निष्फल, ऐसा। ठीक, अब लास्ट बच गया, क्या क्या बचा? ता था और श का मेल होगा तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? स में चेंज हो जाएगा। जैसे निधन तेज, निधन तेज क्या हो जाएगा? निस्तेज, ऐसे लिखते हैं ना, निस्तेज। नमः धन ते
नमाधन ते क्या हो जाएगा? नमस्ते। ठीक है। निधन संताप, निधन संताप क्या हो जाएगा? निसंताप, निसंताप। ठीक, तो इस तरह देखो 3 नियम हैं। और किसमें है तीनों नियम? देखो 2 बार घोष व्यंजन के साथ मेल है, घोष वर्ण के साथ, घोष वर्ण, ठीक, और 1 बार किसके साथ मेल है? अघोष वर्ण से, अघोष वर्ण से मेल है। कैसे? जब विसर्ग रहेगा, है ना, और विसर्ग के पहले क्या रहेगा? आ या आ रहेगा, ठीक, और विसर्ग से मेल होगा घोष व्यंजन का, लेकिन उससे पहले आ और आ को छोड़कर कुछ रहेगा, छोड़कर, और यहां पर विसर्ग का मेल जब अघोष से होगा और यहां पर कोई भी क्या रहे? स्वर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब ये 3 नियम पढ़े जी, ऐसा है कि नहीं? जब पहला नियम के अनुसार क्या बन जाएगा? विसर्ग सीधा उ, और उ आ से मेल होकर क्या बन जाएगा? डायरेक्ट ओ। या ये बोल सकते हो कि विसर्ग सीधा किस में चेंज हो जाएगा? ओ में चेंज हो जाएगा। ठीक, दूसरे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? र में चेंज हो जाएगा। और तीसरे नियम के अनुसार शक्कर का सा, सरोतक सा या सरकोण के सा में चेंज हो जाएगा। तीनों नियम है नहीं? क्लियर। चलो, इससे छूटे हुए 2 और नियम पढ़ने हैं, 3, है ना। इन 3 के अलावा 3 और पढ़ने, फिर आपका विसर्ग जो संधि है वो भी क्या हो जाएगा? खत्म। शनिवार को संधि पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है करके बहुत लोग गायब हो जाते हैं, नहीं? सबसे कठिन तो यही है रे, हिंदी रे। बस बात इतना है कि हम हिंदी को अच्छे से क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं, इसीलिए सरल लगता है। और गणित को थोड़ा सा समझने में क्या लगता है? टाइम लगता है, इसीलिए वो कठिन लगता है, और कुछ नहीं है। चलो, इसके बाद लिखेंगे चौथा नियम। यदि विसर्ग के पहले छोटा ई छोटा ऊ ना, ई या ऊ हो और उसका मेल र से हो तो, उसका मेल र से हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, और ई में यानी छोटा ई बड़ा ई में और ऊ बड़ा ऊ में बदल जाता है। ठीक है, देखो ये लिखा है निह धन रस, निधन रस। तो विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? ई और ऊ होना चाहिए। तो देखो यहाँ छोटा ई है कि नहीं है? है। उसका मेल किससे होना चाहिए? र से होना चाहिए। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग को नहीं लिखना है। और जो छोटा ई है वो किस में चेंज हो जाएगा? बड़ा ई में। और इस तरह से लिखेंगे क्या? नीरस। ठीक है। निधन रोग, निधन रोग क्या हो जाएगा? निरोग। निधन रव, निधन रव क्या हो जाएगा? निरव। दुधन राज क्या हो जाएगा? दुराज। निधन रंध क्या हो जाएगा? निरंध्र। निधन रज, हाउ निधन रज क्या हो जाएगा? नीरज।
चलो, जैसे हमने कौन सा नियम लिखा था आपका, वो चौथा नियम लिखा था। चौथा नियम में ये था कि, सॉरी चौथा बोलता हूँ जी, तीसरा नियम में ये था कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी क्या हो, स्वर हो, और उसका मेल यदि किससे होता है, क से होता है या प से होता है, तो किस में चेंज हो जाता था, स में चेंज हो जाता था। जैसे लिखे थे ना, नी धन कपट, ठीक। लेकिन इसमें एक अपवाद नियम है, लिखेंगे वो नियम, यदि विसर्ग के पहले आ और आ हो, यदि विसर्ग के पहले आ और आ हो और उसका मेल का या प से हो तो, का या प से हो तो शक्कर के नहीं, सरोता के सा में बदल जाता है। सरोता वाला सा लिखो, सा में बदल जाता है। ऐसे पूरा लिखते हो क्या रे, शक्कर के सा में बदल जाता है ऐसे करके। शक्कर का सा मतलब ये वाला सा लिखना है। मैं तुम लोग को बताने के लिए पूरा बोलता हूँ शक्कर का सा, तो तुम लोग भी मत लिखना शक्कर का सा तो सरकोण, अरे भाई मान लो किस में बदल जाता है, सरोता के सा में बदल जाता है। जैसे नमः धनकार, अब इस भाई देखो, नी धन कपट लिखे थे नहीं, नी धन कपट ऐसा लिखे थे नहीं, तो यहां पे देखो विसर्ग के पहले क्या था, है ना, ई था, स्वर था, और उसका मेल का से हो रहा था, तो यहां पर क्या हो गया था, निष्कपट, ठीक। लेकिन ये का से मेल होगा विसर्ग का, लेकिन उससे पहले यदि आ है तो वो जो है किस में चेंज हो जाएगा, ये ऐसा नमस्कार सा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस ये याद रखना, सिर्फ किसके साथ, का और प के साथ। का और प का मेल जब किससे हो, विसर्ग से हो, और विसर्ग के पहले आ और आ हो, तो आपको कौन सा सा लगाना है, सरोता का सा। लेकिन यदि या और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग के जगह में क्या लिखना है, सरकोण का सा लिखना है। क्लियर है, ये देखो दोनों अंतर, ठीक है। चलो और उदाहरण लिखते हैं इसमें। निधन संताप, सॉरी ये नहीं, वना धनपति, वना धनपति क्या हो जाएगा, वनस्पति, वना धनपति वनस्पति। निधनकार, सॉरी तीर धनकार, तिरह धनकार क्या हो जाएगा, तिरस्कार, ठीक। और इसमें भी कुछ अपवाद हैं कि जो कभी परिवर्तन नहीं होते। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः धन काल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सीधा क्या लिखते हैं, प्रातः काल ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रातः काल ही लिखते हैं, ठीक है। अंतःपुर, अंतः धन पुर, तो क्या लिखते हैं, अंतःपुर ही लिखते हैं। अंतःकरण, अंतः धन करण, क्या लिखते हैं, अंतःकरण ही लिखते हैं। तो ये कुछ क्या है, अपवाद है इस नियम के, है नहीं। और जो दुनिया में सबको है, जो दुनिया में सबको है, जो दुनिया में सबके पास है नहीं। अब वो क्या है, दूधन खा, क्या है, दुख है, दुख। चिंता नहीं है, चिंता किसी किसी के पास नहीं है, लेकिन दुख सबके पास है नहीं। सब चीज है, खुश है, कोई चिंता नहीं है, तब बोल टेंशन है, काबर सामने वाले काबर खुश है, यही दुख है बोला, ठीक है। चलो विसर्ग संधि का लास्ट नियम लिखते हैं। नियम नंबर 6 लास्ट लिखेंगे। विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले आ या आ हो, आ या आ हो, और उसका मेल
और उसका मेल आ और आ के साथ हो, आ और आ के साथ हो, तो नियम एक की तरह विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ हो जाता है, परंतु उसका किसी अन्य स्वर से हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे क्या बोला गया कि ये पहला नियम का पाठ है ना, ये पहला नियम लिखे थे, मना धन अनुकूल, ठीक है, मना धन अनुकूल क्या लिखे थे कि यदि विसर्ग हो, विसर्ग के पहले आ और आ हो और उसका मेल किससे होता है, घोष वर्ण से होता है, तो विसर्ग जो है डायरेक्टली किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी वही बोल रहा है कि ये अ जो है स्वर है नहीं, घोष व्यंजन में आता है ना, तो ये यहां पर पहला नियम की तरह है, ये क्या हो जाएगा, मनोनुकूल ऐसा। ठीक, लेकिन यदि क्या हो कि विसर्ग के पहले आ और आ हो, जैसे ये अतः, ठीक, लेकिन यहां पर किससे हो, अन्य स्वर से मेल हो, आ और आ को छोड़कर किससे मेल हो, अन्य स्वर से मेल हो, तो सीधा विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है ना। कोई वो ओ आ रा कुछ नहीं बनेगा, सीधा विसर्ग को हटा के लिख देना है अतएव, अतः धन एव क्या हो जाएगा, अतएव। ठीक है, इसी तरह तथा, ततः धन एव, ततैव, ततः धन एव, ततएव। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का पूरा संधि का क्लास क्या हो गया, समाप्त। हमने शुरुआत किया था स्वर संधि से। स्वर संधि के हमने 5 प्रकार देखे, कौन कौन सा, आपका दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। उसके बाद व्यंजन संधि के नियम देखे और आज हमने विसर्ग संधि के भी नियम देख लिए। अगली क्लास में हम जो है उपसर्ग और प्रत्यय पर चर्चा करेंगे किसी एक टॉपिक पर। तो आज के लिए इतना ही। चलो, क्या पढ़ना था, एशिया महाद्वीप का प्राकृतिक, उसके बाद पढ़ेंगे जलमंडल, फिर वायुमंडल, फिर खत्म। जलमंडल में क्या पढ़ेंगे, पूरा महासागर। ठीक है, जलमंडल में पूरा महासागर, महासागर के अंतर्गत बहती है धाराएं, तो उन धाराओं को पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे वायुमंडल। मतलब आपका ये है कि पीएससी कब से है, 9 को है। ठीक है, तो 9 को है ना, तो इस हफ्ते में नहीं, पीएससी के पहले चालू करूं भारत भूगोल को पीएससी के बाद चालू करें। कितने लोग भरे हो पीएससी का फॉर्म? ठीक है, इस हफ्ते में विश्व भूगोल को खत्म करते हैं और 3 तारीख को, है ना, 3 तारीख को फिर भारत भूगोल चालू करेंगे, है ना। कुछ कुछ जो चीज़ें हैं और मैं जो है टॉपिक खत्म होने के बाद बता दूंगा। और इसके बाद 3 तारीख से हम लोग भारत भूगोल चालू करेंगे और 3 तारीख से ही शाम को एक नया बैच बन रहा है, किसके लिए, अग्निवीर। अभी अग्निवीर भर्ती होने वाला है। इस बार अग्निवीर में बहुत सारा चेंजेस हुआ है, तो जितने भी आपके आसपास, है ना, जो अग्निवीर के लिए क्वालिफाई करते हैं, 12वीं पास हैं, है ना, उनकी आयु शायद 25 मांगता है क्या, 25 वर्ष से कम हो, ऐसे बच्चों को आप लोग जो है, केवल लड़कों को, शाम को 5:30 बजे से क्लास रहेगा 7 बजे तक, तो उसमें भेजिएगा। 3 बजे से चालू होगा अग्निवीर का क्लास।
ठीक है। और उसी 3 तारीख से हम लोग सुबह क्या स्टार्ट करेंगे, भारत का भूगोल। ठीक है, तो अभी हम लोग एशिया महाद्वीप पढ़ रहे थे विश्व भूगोल में, उसका राजनीतिक हिस्सा देख चुके थे। आज हम लोग उसका कौन सा हिस्सा देखेंगे, प्राकृतिक हिस्सा देखेंगे। पहले बनाते हैं अपना छोटकू भारत। देखो यहां पर है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अदन की कि ओमान का है, हाँ अदन की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद ना यहां पर है ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ये है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, जिसमें देश पढ़े थे हम लोग बहरीन, दोहा, ऐसा करके है ना, वो फारस की खाड़ी। ये है अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी। और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये 5 खाड़ी अच्छे से याद हो गया। पहला सबसे पहले देखो यहाँ पे खाड़ी कैसे बनता है। खाड़ी किसको बोलते हैं, जो 3 ओर क्या हो, जमीन से घिरा हो, और एक ओर किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, है ना। तो यहाँ पर ना ऐसा, इधर क्या है, एशिया का है, इधर यूरोप का हिस्सा है, और इधर अफ्रीका का हिस्सा, और ये क्या है, पानी। तो ये है कौन सी, अदन की खाड़ी। ये तो दिख रहा है फारस की खाड़ी, ऐसी है यहाँ पर ओमान की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी, और ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। ये 5 खाड़ी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले मैं किसकी बात करूं, द्वीप की पर्वत, है ना। चलो पर्वत की बात करते हैं। सबसे पहले पर्वत की बात करते हैं, तो ये भारत, नेपाल, चीन, इधर फैला हुआ है कौन सा पर्वत, हिमालय। कौन सा पर्वत फैला हुआ है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है वो विश्व का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत। हिमालय पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, हिमालय पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अच्छा, ये जो एशिया महाद्वीप है ये किसके बीच बसा हुआ है, ये तो पढ़ना ही नहीं भूल गए, है ना। तो चलो पहले इसको पढ़ते हैं। ये जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के पूर्व में, एशिया महाद्वीप के पूर्व में, सॉरी, एशिया महाद्वीप के उत्तर में, ऊपर की ओर रूस, रूस से ऊपर जो है ना महासागर है। कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर। तो ऊपर में क्या है बोलेगा, तो आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, उत्तर में, एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर। दक्षिण में है कौन सा, हिंद महासागर। दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर। और पूर्व में क्या है बोलेगा, तो प्रशांत महासागर। पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और पश्चिम में क्या है बोलेगा, तो यूरोप, है ना। पश्चिम में क्या है, यूरोप। और यूरोप और एशिया को अलग करने वाला मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। यूरोप महाद्वीप में यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, लाल सागर, ये सब पढ़े ना, भूमध्य सागर। तो ये एशिया के इधर पश्चिम में क्या है बोलेगा, तो यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप और एशिया को क्या अलग करता है वो मैंने यूरोप वाले महाद्वीप में पढ़ा दिया है। क्लियर है। तो एशिया महाद्वीप इन महासागरों के बीच में बसा हुआ है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत जो है वो विश्व का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है। और इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना। और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में स्थित है। ये 8,850 मीटर, पहले नापा गया था तो 48, अभी लगभग 50 मीटर, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 8,848 या 50 मीटर की ऊंचाई के साथ यही माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। क्लियर है। हिमालय के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हिमालय जो है भारत का हिस्सा है, तो भारत भूगोल में हिमालय को डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। चलो इसके बाद बात करते हैं कौन सा, पठार। पर्वत के बाद किसकी बात करेंगे, पठार। तो पर्वत के बाद जब पठार पढ़ेंगे हिमालय, इस एशिया महाद्वीप में, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, इसी हिमालय से लगा हुआ है कौन सा, तिब्बत का पठार। हिमालय से लगा हुआ चीन वाले क्षेत्र में कौन सा है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। ये विश्व का सबसे विस्तृत पठार है, सबसे फैला हुआ पठार है कौन सा, तिब्बत का पठार, है ना। सर्वाधिक विस्तृत पठार विश्व में कौन सा है बोलेगा, तो तिब्बत का पठार है। क्लियर है। इसी तिब्बत के पठार के ऊपर, तिब्बत के पठार के ऊपर स्थित है कौन सा,
पामीर का पठार, इधर यहाँ पे चीन में पामीर का पठार, पामीर का पठार, तो है ना, तो पामीर का पठार जो है मंगोलिया और चीन, ऊपर मंगोलिया पढ़े थे, चीन है ना, पहले चीन, चीन के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर क्या है, रूस है, तो चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है कौन सा, पामीर का पठार। इसे विश्व या एशिया का छत कहा जाता है, इसे विश्व या एशिया का क्या कहा जाता है, छत। तो किस पठार को विश्व का छत कहा जाता है, तो कौन सा है, पामीर का पठार, कौन सा है, पामीर का पठार, ठीक है, विश्व या एशिया का छत कहा जाता है किसको, पामीर का पठार, ठीक। इधर पूरा एक देश फैला हुआ था, ऐसा कुछ हिस्सा ऐसा घुसा हुआ है किसमें, यूरोप में, है ना, कौन सा देश था, टर्की। इसी टर्की से लगा हुआ एक पठार है जिसका नाम है एशिया माइनर का पठार, क्या नाम है, एशिया माइनर का पठार, इधर एशिया माइनर का पठार, एशिया माइनर का पठार। तो एशिया माइनर का पठार टर्की में स्थित है और इसी टर्की में अंदर की तरफ स्थित है अनाओनिया का पठार, अनाओनिया का पठार। तो अनाओनिया का पठार कहाँ स्थित है बोलेगा, तो टर्की में स्थित है। ये चार आपको पठार पढ़ना है। तिब्बत का पठार जो कि भारत और चीन के बॉर्डर में स्थित है, चीन के क्षेत्र में आता है तिब्बत का पठार, और ये सबसे विस्तृत पठार है। उसके बाद पामीर का पठार चीन और किस क्षेत्र में आता है, मंगोलिया के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इतना ऊंचा है कि इसे विश्व का क्या कहा जाता है, छत कहा जाता है, या एशिया का छत कहा जाता है ना। सबसे ऊंचा पठार भी बोलेगा तो कौन सा है, पामीर का पठार। सबसे ऊंचा पठार भी बोलेगा तो कौन सा है, पामीर का पठार है ना। सबसे बड़ा पठार बोलेगा तो भी कौन सा है, पामीर का पठार। ये इतना ऊंचा और बड़ा है कि ये पठार कैसे रहता है, सपाट रहता है, छत के जैसा, तो इसीलिए इसे विश्व का या एशिया का क्या कहा जाता है, छत कहा जाता है। उसके बाद एशिया माइनर का पठार टर्की में है और अनाओनिया का पठार भी कहाँ स्थित है, टर्की में स्थित है, ठीक है। पठार के बाद बात करेंगे किसका, मैदान। पठार के बाद किसकी बात करेंगे, मैदान की बात करेंगे। तो मध्य एशिया, अफगानिस्तान। मध्य एशिया में हम कौन कौन सा देश पढ़े थे, मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और मंगोलिया जैसे देश हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हमने दक्षिण एशिया में एक देश पढ़ा था, अफगानिस्तान। दक्षिण एशिया में कौन सा देश पढ़ा था, अफगानिस्तान। तो ये पूरा अफगानिस्तान, ऐसा ये पूरा क्षेत्र ये कहलाता है स्टेपी घास का मैदान। क्या कहलाता है, स्टेपी घास का मैदान। तो मध्य एशिया में है ना कौन सा घास का मैदान फैला हुआ है, तो स्टेपी घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान, ठीक है। तो मध्य एशिया अफगानिस्तान में कौन सा घास का मैदान फैला हुआ है, स्टेपी घास का मैदान। क्लियर है। मैदान के बाद बात करेंगे कौन सा, मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल तो अपने यहाँ है। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है, भारत में, ठीक है। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है, ठीक है। इधर हमने सऊदी अरब पढ़ा था, ईरान, इराक, जॉर्डन ये सब पढ़ा था ना। इस सब देशों में स्थित है अरब का मरुस्थल। क्या स्थित है, अरब का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल। इन अरब देशों में स्थित है कौन सा, अरब का मरुस्थल, है ना। और ये अरब का मरुस्थल जो है विश्व का तीसरा बड़ा मरुस्थल है, विश्व का तीसरा बड़ा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा पढ़े थे, दूसरा बड़ा मरुस्थल पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। दूसरा सबसे बड़ा पढ़े थे कौन सा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। और तीसरा है कौन सा, अरब सागर का मरुस्थल, ठीक। सबसे लंबा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत ऐसा लिखो, सबसे ऊंचा पठार सब अलग से बनाना, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे छोटा मरुस्थल, ऐसे करके चार बनाना। सबसे वो लंबी नदी है ना, फिर दूसरी लंबी नदी, तीसरी, ऐसा करके ना अलग से एक पेज में पूरा लिखते जाना, है ना। चार बड़ी लंबी नदी, तो पहला सबसे लंबी नदी क्या पढ़े थे, नील नदी। उसके बाद अमेजन नदी, उसके बाद तीसरा आज पढ़ेंगे। और चौथा पढ़े थे कौन सा, मिसिसिपी, मिसौरी नदी, है ना। तीसरा लंबा नदी आज पढ़ेंगे, एशिया में है। और चौथा कौन सा है, मिसिसिपी, मिसौरी नदी पढ़े थे, ठीक है। चलो, तो अभी हम बात करें किसका, मरुस्थल का। तो विश्व का तीसरा बड़ा मरुस्थल है कौन सा, अरब का मरुस्थल। कौन सा, अरब का मरुस्थल, ठीक। चलो, इधर टर्की में स्थित है ना, सॉरी टर्की बोलता हूं। इधर कौन सा देश है, मंगोलिया। कौन सा देश है, मंगोलिया। मंगोलिया में एक मरुस्थल स्थित है जिसको बोलते हैं गोबी का मरुस्थल। मंगोलिया में स्थित है कौन सा, गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, है ना। मंगोलिया में स्थित है कौन सा, गोबी का मरुस्थल। और चीन में स्थित है टकला मकान का मरुस्थल, टकला मकान का मरुस्थल, ठीक। ये कहाँ स्थित है, चीन में। और इसके
जो रेत का रंग है, चीन के इस टकला-मकान के मरुस्थल के रेत का रंग जो है वो क्या है, पीला है। क्या है, पीला। तो इसी मरुस्थल से होकर एक नदी गुजरती है, तो उसका पानी का रंग कैसे होगा, और वो नदी जो है इस जगह पे गिरती है, इस जगह पे गिरती है, तो इस जगह का रंग कैसे हो जाएगा, पीला। इसलिए इसको बोलते हैं पीत सागर। यहाँ पे क्या है, पीत सागर। ठीक है, कौन सा सागर है, पीत सागर। और पीत सागर के ऊपर में है ना, पीत सागर के ऊपर में, ठीक है, पीत सागर के नीचे में, सॉरी, पीत सागर के नीचे में इधर है स्थित है क्या, चीन सागर। पीत सागर से लगा हुआ नीचे में क्या है, चीन सागर। क्लियर है। तो दो सागर पढ़ लिए, पीत सागर और कौन सा, चीन सागर। ठीक है, चलो आगे कौन सा हो गया, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, मरुस्थल पढ़ रहे थे। तो थार का मरुस्थल भारत में है। ठीक है, अरब सागर का मरुस्थल पूरा अरब के देशों में फैला हुआ है, सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सब में। और ये जो है विश्व का क्या है, तीसरा बड़ा मरुस्थल। उसके बाद ये पढ़े कौन सा, गोबी का मरुस्थल कहां पर, मंगोलिया में। और चीन में पढ़े कौन सा, टकला-मकान का मरुस्थल, जिसके उसका रेत का रंग कैसे है, पीला है ना, रेत का रंग कैसे है, पीला है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद बात करेंगे किसका, खाड़ी हो गया, नदी। सीधा बात करते हैं किसकी, नदी की। नदी की बात करते हैं तो देखो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये विश्व में बड़ी नदियां हैं, लेकिन इसको कहां पढ़ेंगे हम, भारत भूगोल में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं पामीर के पठार से होके चीन के इस टकला-मकान के मरुस्थल से होते हुए कहां जाके गिरता है, पीत सागर में होकर गिरता है ना। कहां से, पामीर के पठार से निकलता है मरुस्थल में, ऐसा पीत सागर में जाकर गिरता है। ठीक है, इस नदी का नाम है हांगहो नदी। क्या नाम है, हांगहो नदी, हांगहो नदी। ठीक, और ये चीन में इतना ज्यादा बाढ़ करता है कि चीन को पूरा क्या करता है, प्रभावित करता है। इसीलिए इसको चीन का शोक कहा जाता है ना। चीन इसके बाढ़ के कारण क्या रहता है, परेशान रहता है, इसीलिए इसको चीन का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। तो किस नदी को चीन का शोक कहते हैं, तो वो कौन सा है, हांगहो नदी। कौन सी नदी है, हांगहो नदी। क्लियर है। एक नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है, इधर तिब्बत का पठार, और ऐसा इधर जाकर चीन सागर में जाकर गिरता है। इसका नाम है यांगटी सियांग नदी। क्या नाम है, यांगटी सियांग नदी, यांगटी सियांग नदी, यांगटी सियांग नदी। और इसी के किनारे पर चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई बसा हुआ है। चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई जो है किस नदी के किनारे पर बसा है, यांगटी सियांग नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और ये 6300 किलोमीटर लंबाई के साथ विश्व का तीसरा बड़ा नदी है, विश्व का तीसरा बड़ा नदी है ना। तो सबसे लंबी नदी कौन सा, नील नदी। दूसरा कौन सा, अमेजन नदी। तीसरा कौन सा, यांगटी सियांग नदी। और चौथा कौन सा है, मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। क्लियर है। तो ये हमने 4 प्रमुख नदियां पढ़ लिया। ये यांगटी सियांग नदी जो है तिब्बत के पठार से चीन से बहते हुए चीन सागर में जाकर गिरता है। और इसी के किनारे पर चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है, संघाई बसा हुआ है ना, संघाई बसा हुआ है। और यही यांगटी सियांग नदी जो है 6300 किलोमीटर के साथ विश्व की क्या है, तीसरी बड़ी नदी है, विश्व की तीसरी बड़ी नदी है। किस सागर में जाकर गिरती है, चीन सागर में। कौन से सागर में, चीन सागर में जाकर गिरती है। और यही चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है, विश्व का सबसे बड़ा सागर है कौन सा, चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर चीन सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक सागर, विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक सागर भूमध्य सागर। कौन सा है, भूमध्य सागर। पढ़ाया था भूमध्य सागर को। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक सागर पूछेगा तो भूमध्य सागर। ऐसा सागर जो चारों ओर से घिरा है उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक। तो वो कौन सा है सबसे बड़ा, भूमध्य सागर है ना। और जो महासागरों में छोटा छोटा हिस्सा रहता है उसको क्या बोलते हैं, सागर। तो सबसे बड़ा है कौन सा, चीन सागर। कौन सा बड़ा है, चीन सागर। देखो ये पूरा क्या है, महासागर है। ये पूरा क्या है, महासागर। तो इस वाले हिस्से को हमने सागर का नाम दे दिया, इसको हिस्से को सागर का नाम दे दिया। ऐसा है नहीं, जैसे नदी एक ठो रहता है लेकिन हम लोग अपने गांव के अलग अलग घाट को क्या घाट का नाम देते हैं नहीं, हाँ। तो वैसे ही ये महासागर में अलग अलग जो विशेषताएं रखती है पानी, तो उसको अलग अलग नाम। जैसे ये वाला एरिया पूरा पीला है, तो जितने दूर तक पीला है वो कौन सा सागर है, पीत सागर है ना, पीत सागर है ना। और इधर वाला हिस्सा क्या कहला दिया, चीन सागर है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, चीन सागर है। कौन सा सागर है, चीन सागर। ठीक है। नदी की बात करते हैं किसकी, झील की।
नदी के बाद बात करते हैं झील। हमने 2 झील पढ़ा है प्रमुख रूप से, बहुत सारे झील पढ़े, लेकिन 2-3 झील कैसे पढ़े। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर झील, कौन सा है सबसे बड़ा झील कैस्पियन। अब वो खारा है तो खारे पानी का सबसे बड़ा झील भी कौन सा होगा, कैस्पियन झील। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, सुपीरियर झील, है ना, मीठे पानी का सब सुपीरियर झील, है ना। अब देखो खारे पानी का झील है बहुत सारा, लेकिन सबसे ज्यादा खारा कौन सा है, सबसे ज्यादा खारा कौन से है, किस झील के पानी की लवणता सबसे ज्यादा है। खारा मतलब क्या होगा, लवणता ज्यादा होगा, तो वो है लेक वान झील जो टर्की में स्थित है। कौन सा झील, लेक वान झील, लेक वान झील। लेक वान झील क्यों प्रसिद्ध है टर्की में, वो इसलिए प्रसिद्ध है कि ये विश्व का सबसे खारा झील है, विश्व का सबसे खारा झील है ना। इसके 1 लोटा पानी में तुम क्या बनाओगे, खाना बनाओगे तो पूरा खाना नमकीन ही होगा, इतना नमक भरा है कि इसमें बिना नमक डाले, है ना, हाँ बिना नमक डाले खाना बनाओगे तो नमकीन होगा। कौन सा झील है, लेक वान झील। इसकी लवणता सबसे क्या है, ज्यादा है, तो विश्व में सबसे ज्यादा खारा पानी का झील, है ना, विश्व में सबसे ज्यादा खारा पानी का झील कौन सा है, लेक वान झील। खारे पानी का सबसे बड़ा झील पूछेगा तो कैस्पियन झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील पूछेगा तो है ना कैस्पियन झील, और सबसे ज्यादा खारा पानी का झील पूछेगा तो कौन सा है, लेक वान झील, है ना, लेक वान झील। ठीक, एक है देखो सबसे गहरा झील, सबसे गहरा झील और सबसे गहराई पर स्थित झील, दोनों में अंतर है कि नहीं है, सबसे गहरा झील और सबसे गहराई पर स्थित। देखो ये जमीन है, ये क्या है, जमीन है। अब यहां से एक झील बनना चालू हुआ और वो पूरा ऐसा है, ये क्या कहलाएगा, गहरा झील, ये क्या कहलाएगा, गहरा। ये जमीन है, ये क्या है, जमीन। अब ये पूरा गहरा है, लेकिन झील कहाँ स्थित है, ये नीचे, तो ये सबसे गहराई पर स्थित झील। दोनों में पहले अंतर समझो, सबसे क्या बोल रहा हूं, गहरा झील ऐसा दिखेगा, और सबसे गहराई पर स्थित झील कैसे दिखेगा, ऐसा। ठीक है, इसमें गहराई पर स्थित क्या है, झील है ना, इसके नीचे जाओगे लेकिन पानी क्या मिलेगा, कम, और इसमें पूरा पानी मिलेगा, और अंदर जाओगे डूब के मर जाओगे, इतना गहरा है। ठीक है, नहीं जाना है कहीं पे, ठीक, दोनों जगह वही हाल है। ठीक, तो दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। जॉर्डन में स्थित है मृत सागर झील, जॉर्डन में स्थित है कौन सा, मृत सागर झील, विश्व का सबसे गहराई में स्थित झील, मृत सागर झील। यहां पे जॉर्डन पढ़े थे, मृत सागर झील, मृत सागर झील। तो मृत सागर झील कौन सा होगा, ये वाला मृत सागर झील की, ये सबसे गहराई में स्थित क्या है, झील है ना। मृत सागर झील जो है गहराई में, सबसे ज्यादा गहराई में स्थित झील है। ये इतना गहरा है कि अंदर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, झील पानी है लेकिन ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, तो बिना ऑक्सीजन के कौन से जीव जंतु जी पाएंगे इसमें, नहीं, तो जो जीव जंतु अंदर जाता है वो सीधा क्या हो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मृत सागर झील। क्या है, मृत सागर झील। ठीक है, तो मृत सागर झील जो है वो विश्व का क्या है, सबसे गहराई में स्थित झील है। क्लियर है। साइबेरिया रूस में स्थित है बैकाल झील, साइबेरिया रूस में स्थित है कौन सा झील, बैकाल झील। साइबेरिया रूस में स्थित है कौन सा झील, बैकाल झील। ये विश्व का सबसे गहरा झील, विश्व का सबसे गहरा झील, विश्व का सबसे गहरा झील है कौन सा, बैकाल झील। क्लियर है। तो अब देखो आपने क्या क्या पढ़ा, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील, है ना, सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर झील, सबसे खारा पानी का झील लेक वान झील, सबसे गहरा झील कौन सा, बैकाल झील, और सबसे गहराई पर स्थित झील है कौन सा, मृत सागर झील, जो कि कहाँ स्थित है, जॉर्डन में स्थित है। और बैकाल झील स्थित है कहाँ पर, साइबेरिया रूस में। कहाँ स्थित है, साइबेरिया रूस में स्थित है। ठीक है। लद्दाख और तिब्बत, हमारा जो लद्दाख है और जो चीन का हिस्सा है तिब्बत है, वहां पर एक झील है जिसका नाम है पैगांग झील। क्या नाम है, पैगांग झील, पैगांग झील, पैगांग झील, है ना, पैगांग झील। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का क्या है, झील है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील कौन सा है, तिब्बत और लद्दाख पर, या तिब्बत या भारत के बीच में स्थित है कौन सा, पैगांग झील। क्लियर है। तो ये 4 झील एशिया में पढ़ना है, और चारों झील अपने आप में यूनिक है। लेक वान झील सबसे अधिक लवणता या सबसे ज्यादा खारा पानी है ना।
टर्की में ये साइबेरिया, ये सॉरी क्या बोलते, कौन सा, जार्डन में पड़े कौन सा, मृत सागर झील, ये विश्व की सबसे गहराई में स्थित झील है। साइबेरिया रूस में पड़े कौन सा, बैकाल झील, ये विश्व का सबसे गहरा झील है। और एक है लद्दाख और इधर तिब्बत में फैला हुआ है कौन सा, पैगांग झील, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, झील है। क्लियर है। चलो इसके बाद बात करते हैं किसका, जल संधि, है ना, किसकी बात करते हैं, जल संधि। तो भारत और पाकिस्तान, श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है, पाक जल संधि, है ना, पाक जल संधि। पाक जल संधि किसके किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। क्लियर है। इंडोनेशिया देश पढ़ाया था, जिसको सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा क्या है, द्वीप समूह है। तो वहां पर ना द्वीप है, ठीक। देखो ये है जावा, ये सुमात्रा, और यहां पर एक छोटा सा देश है सिंगापुर, है ना। तो ये पूरा क्या है, इंडोनेशिया है, ये पूरा क्या है, इंडोनेशिया। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, द्वीप है। तो एक द्वीप का नाम है सुमात्रा, एक का नाम क्या है, सुमात्रा, और एक का नाम क्या है, जावा, एक का नाम क्या है, जावा द्वीप। और यहां पर एक देश है जो एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, सिंगापुर। ठीक है। तो सिंगापुर और सुमात्रा के बीच स्थित है मलक्का जल संधि। कौन सा जल संधि, मलक्का जल संधि। सिंगापुर और सुमात्रा के बीच स्थित है कौन सा, मलक्का जल संधि। सिंगापुर और किसके बीच स्थित है, सुमात्रा के बीच स्थित है कौन सा, मलक्का जल संधि। ठीक। और ये देखो, ये इधर कोने में है ना, तो ये पूरा कौन सा सागर है, हिंद महासागर, और इधर कौन सा है, प्रशांत। तो हिंद महासागर से प्रशांत महासागर को भी जोड़ता है कौन सा संधि, मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि किसके बीच स्थित है बोलेगा, तो सिंगापुर और किसके बीच स्थित है, सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है ना। सिंगापुर या इंडोनेशिया भी बोल सकते हो, और सुमात्रा उसका हिस्सा है ना। तो सिंगापुर और सुमात्रा के बीच स्थित है कौन सा, मलक्का जल संधि, जो किसको जोड़ता है, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक। और इंडोनेशिया में ही दो द्वीप है, सुमात्रा और जावा, इनके बीच भी जल संधि है, इनके बीच भी क्या है, जल संधि है। इसका नाम है सुंडा जल संधि। इसका नाम क्या है, सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि किसके बीच है, तो सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच स्थित है कौन सा, सुंडा जल संधि। तो ये तीन जल संधि पढ़ना है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये है मलक्का जल संधि, जो सिंगापुर और किसके बीच है, सुमात्रा के बीच। और सुमात्रा और जावा के बीच स्थित है कौन सा, सुंडा जल संधि, है ना। सुमात्रा और जावा के बीच स्थित है कौन सा, सुंडा जल संधि। क्लियर है। यहाँ पर एक देश पढ़े थे कौन सा, फिलीपींस, ऊपर में पढ़े थे ना यहाँ पर, हाँ फिलीपींस। फिलीपींस में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है पिनाटोबू ज्वालामुखी। क्या नाम है, पिनाटोबू ज्वालामुखी, पिनाटोबू ज्वालामुखी। तो पिनाटोबू ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ये किस देश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, फिलीपींस में स्थित है। क्लियर है। खनिज की बात करें तो खनिज में मैंने पढ़ाया था कि जो चीन है वो कोयला और लोहा दोनों में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोयले का वो कौन है, चीन। और लोहे का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चीन। क्लियर है। और मलेशिया को पढ़ाया था कि रबर और किसमें, टीन में, है ना। रबर और टीन के उत्पादन में पहले नंबर पे है कौन सा देश, मलेशिया। कौन सा देश, मलेशिया। ठीक है। तो खनिज में आपको चार ही याद रखने हैं, कोयला और लोहा में कौन अग्रणी है, चीन, है ना। और एक कौन सा पढ़ाया था, मलेशिया, यहीं पर पढ़े थे ना, मलेशिया। तो मलेशिया जो है वो किसमें सबसे टॉप में है, रबर और टीन में। रबर और टीन के उत्पादन में मलेशिया जो है वो टॉप पे है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं फसल, है ना। तो प्रमुख फसल है कौन सा, आपका गेहूं और चावल। गेहूं और चावल के उत्पादन में भी पहले नंबर पे कौन है, चीन। गेहूं और चावल के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, चीन। गेहूं और चावल के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, चीन। और जूट के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, बांग्लादेश। जूट के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, बांग्लादेश। ठीक है। चलो इतना पढ़ना है आपको किस में, इस एशिया महाद्वीप में, है ना। अब एक महाद्वीप बच गया। हमने शुरुआत किया था कौन सा महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। टोटल कितना हो गया, 6। टोटल कितना हो गया, 6। लेकिन है कितना, 7। तो 7वां महाद्वीप पढ़ना है, 7वां महाद्वीप पढ़ना है। ठीक। तो ये है, ऐसा मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है। तो इसके दक्षिणी गोलार्ध में इधर पूरा महाद्वीप है जो किससे भरा पड़ा है, बर्फ से भरा पड़ा है। इसी को बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप बोलते हैं,
अंटार्कटिका महाद्वीप। तो सातवां महाद्वीप है कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। सातवां हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप, जो जनसंख्या के दृष्टि से सातवां महाद्वीप, क्योंकि कोई रहता ही नहीं है ना, तो जनसंख्या की दृष्टि से सातवां महाद्वीप और क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा बड़ा महाद्वीप, यानी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से भी बड़ा क्षेत्रफल है किसका? अंटार्कटिका का, है नहीं। यहाँ पे जमीन में कब्जा करेंगे, है कि नहीं है? पूरा यूरोप जितना, उससे भी बड़ा, ऑस्ट्रेलिया जितना बसा है उससे भी बड़ा जमीन कहाँ है? अंटार्कटिक। यही जमीन में जाकर कब्जा करेंगे, है कि नहीं? पूरा बड़ा सा हमको मिल जाएगा जमीन, रह पाएंगे? हैं? पूरा क्या है? बर्फ, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का क्या है? पांचवा बड़ा महाद्वीप है। और ये किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। पूरा बर्फ से भरा पड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप। क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप। और कौन रहता है? कोई नहीं रहता, इसीलिए इसको बोलते हैं निर्जन महाद्वीप। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? निर्जन महाद्वीप, है ना। तो इस जगह में जाने वाला पहला व्यक्ति, दक्षिणी गोलार्ध तक जाने वाला पहला व्यक्ति था जो 1911 में गया था, उसका नाम था एमुंडसेन। क्या नाम था? एमुंडसेन। एमुंडसेन नार्वे का व्यक्ति था जो 1911 में इस महाद्वीप का गया और इस महाद्वीप के बारे में दुनिया को पता चला। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज करने वाला कौन है? एमुंडसेन। कब किया था? 1911 में, है ना। कौन से देश का था? नार्वे का। उसके बाद धीरे धीरे सब खोज वोज करने के लिए वहां जाने लगे। तो भारत का एक व्यक्ति, पहला भारतीय व्यक्ति जो इस महाद्वीप पर या दक्षिणी गोलार्ध पर गया था, उसका नाम था डॉक्टर गिरिराज सिरोही। क्या नाम था? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो भारत का पहला व्यक्ति जो इस महाद्वीप में गया था उसका नाम क्या था? गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही, उत्तर प्रदेश का था ये। गिरिराज सिरोही, डॉक्टर गिरिराज सिरोही ये पहले भारतीय व्यक्ति हुए जो कि कहां गए थे? इस अंटार्कटिका महाद्वीप में या दक्षिण गोलार्ध में गए थे। क्लियर है? यहां ना रह तो नहीं सकते, जाके कुछ समय के लिए रह सकते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न देश के जो लोग हैं, विभिन्न देश जो हैं, यहाँ पर रिसर्च सेंटर बनाते हैं, है ना। जितने भी दक्षिणी गोलार्ध में रिसर्च सेंटर बनाते हैं कि ये बर्फ कैसे बना, ये क्षेत्र, भाई उत्तरी गोलार्ध पूरा पानी है, दक्षिणी गोलार्ध पूरा क्या है? बर्फ है। तो दुनिया भर का रिसर्च करना है, तो यहाँ पर क्या बनाते हैं? रिसर्च सेंटर, यानी अनुसंधान केंद्र। तो हमारे भारत सरकार ने भी बनाया था 1983 में। कब बनाया था? 1983 में, 1983 में। 1983 में भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप यानी दक्षिणी गोलार्ध में अपना रिसर्च सेंटर बनाया था, जिसका नाम रखा था दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम रखा था? दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम रखा था? दक्षिण गंगोत्री। लेकिन 2006 में ऐसा तूफान आया, पूरा दक्षिण गंगोत्री को उड़ा के उत्तर गंगोत्री बना दिया, है नहीं, पूरा खत्म। तो दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 में भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप में किया था, जो भारत का पहला क्या था? अनुसंधान केंद्र था इस क्षेत्र में, जो कब समाप्त हो गया? 2006 में, है ना। इससे पहले और भी बनाया था 1989 में स्थापित किया था, जिसका नाम था मैत्री। और एक है भारती। दक्षिण गंगोत्री बनाया, फिर बनाया क्या? मैत्री, और एक बना है क्या? भारती। तो 3 रिसर्च सेंटर भारत के यहाँ पे है। कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में। कौन कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, और कौन सा है? भारती। क्लियर है? यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने क्या रहता है? रात रहता है। ठीक है। अभी वहां पर दिन होगा, अभी वहां पर क्या होगा? दिन होगा। अभी मकर रेखा इधर है नहीं, दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा की तरफ है, तो इधर अभी क्या होगा? दिन होगा। अब वो धीरे 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 सूर्य ऊपर की ओर आएगा कर्क रेखा, तो इधर अब क्या होते जाएगा? रात। और जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेगा, फिर इधर 6 महीने तक क्या रहेगा? रात रहेगा। क्लियर है? तो इधर 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक क्या रहता है? रात रहता है। यहाँ पर ना एक विशेष प्रकार का जानवर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेंगुइन। क्या बोलते हैं? पेंगुइन। क्लियर है? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो कौन सा जानवर है? पेंगुइन। क्या नाम है? पेंगुइन। क्लियर है? तो ये है कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप। हमने पूरे 7 महाद्वीप का राजनीतिक और प्राकृतिक हिस्सा देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जलमंडल का, यानी कि महासागरों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।
निकालो इसको।